चैप्टर 2 है ना, देखिए भारतीय भवन से या चैप्टर के में है, 5वां है, और एनसीईआरटी से चैप्टर 2 में है, नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण कहने का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना, ठीक है। हम अपने अंडर में कोई भी चीज को नियंत्रित करके कार्य करते हैं तो वह नियंत्रण हो जाता है। समन्वय, उस पर तालमेल बैठा के कोई भी चीज का कार्य किया जाता है, तो नियंत्रण और समन्वय वही होता है। तो हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 में नियंत्रण और समन्वय के बारे में। तो पहले देखते हैं, जीवों में किसी कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंग तंत्र, हम लोग क्या है, जीव है, हम लोग में कोई भी चीज को कार्य करने के लिए, सुचारू ढंग से कार्य करने के लिए क्या चीज चाहिए? अंग तंत्र कार्य कर रहा है, हमारा अंग तंत्र कार्य कर रहा है ना, तभी हम लोग भी जिंदा है। अंग तंत्र धीरे धीरे अगर काम करना बंद कर देता है तो हम लोग भी मर जाते हैं ना। तो उसमें नियंत्रण स्थापित करता है कौन कौन? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र इत्यादि। इस सभी के बारे में पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र के बारे में पिछले अध्याय में हम लोग पढ़े थे ना, कि विभिन्न अंगों के बीच समन्वय यानी तालमेल। बताइए अभी, समन्वय का मतलब क्या हो गया? तालमेल स्थापित करने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। क्या चीज की आवश्यकता होती है? बिना नियंत्रण के अंग व्यवस्थित ढंग से कार्य नहीं कर सकते हैं, बिना नियंत्रण के। अब देखो, तुम लोग देखते होगे, कभी कभी तुम लोग हेवी डोज खाना ले लेते हो, भोजन, क्या हो जाता है? लूज मोशन हो जाता है ना, पेट खराब जैसे जिसको बोलते हैं, होता है ना। या कभी कभी उसके वजह से क्या हो जाता है? उल्टी पलटी भी होने लगता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? उस पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। नियंत्रण नहीं करने के कारण जी क्या हो जाता है? मेरे तालमेल में कमी हो जाती है, और तालमेल में कमी होगा तो हमको क्या हो जाएगा? लूज मोशन हो जाएगा, उल्टी पलटी हो जाता है, होता है ना। पच नहीं पाता है ना, जितना पचाने का क्षमता रहेगा उतना ही ना पचाएगा भोजन को। आज ज्यादा नहीं पचेगा तो क्या होगा? उल्टी पलटी या पेट खराब, दौड़ते रहो, ठीक है। बिना नियंत्रण के अंग व्यवस्थित ढंग से कार्य नहीं कर सकेंगे, पता है ना। बिना नियंत्रण के जो व्यवस्थित ढंग से अंग जो है कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए जीवों के विभिन्न अंगों और अंग तंत्रों के बीच समन्वय एवं नियंत्रण उनके कुशल कार्यों के लिए अनिवार्य है, यानी कुशल कार्यों के लिए अनिवार्य है। अभी तुम मान लो कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, 2 दिन आते हो, 1 दिन नहीं आते हो, 2 दिन 3 दिन पर गैप करते रहते हो, तो इस प्रकार से अगर कर रहे हो तुम्हारे रिजल्ट में भी खराबी हो सकता है। उससे नियंत्रण नहीं हो रहा है, समझ में भी नहीं आएगा, नहीं ना हो रहा है। ऐसा अगर होगा तो समझ में आएगा, अगर लगातार क्लास नहीं करते हो तो समझ में आने नहीं लगता है। अब इसी में बहुत सारे बच्चे हैं जिसको बहुत कुछ नहीं समझ में आता है, टेस्ट में 10 नंबर 5 नंबर आ रहा है, तो क्या होगा? उसको नियंत्रण नहीं हो पा रहा है सही से, तालमेल की कमी है, तालमेल की कमी है ना। अब उसको समझ में नहीं आएगा, सोच रहे हैं कैसे हो घींच तीर के हम पास हो जाएं, ठीक है। जाएगा एग्जाम में, भगवान जी ए, भगवान जी बी करेगा, इसी प्रकार से करेगा, है कैसे हूं पास हो जाए, हे भगवान पास। अब वो फेल हो जाएगा तो पुक्की फोड़ के रोएगा, ठीक है। ये नहीं कि अभी पढ़ ले, हम घर में ठंडा है तो सूतल हती चद्दर ओढ़ के ऊपर एगो रजैया ओढ़ के, चाहे घूरा तर बैठ के 2 आदमी से गप लड़ावत थी, वो सब ठीक है, ठीक है। लेकिन पढ़ाई करने के लिए किसी को कहा जाए तो सब घर या नानी दादी माए सब याद आ जाएगा। मम्मी से पूछ लीजिए, नहीं पढ़े थे कहला, अरे मम्मी कथी बताएगी नहीं पढ़े थे से? पढ़ना तो रहा है कि मम्मी के पढ़ना है? चलो हुआ। तो इसी सब के कारण जो है उसी प्रकार से इसमें भी समन्वय स्थापित करना होता है, ठीक है। चैप्टर का ही नाम है नियंत्रण और समन्वय। लेकिन यह शरीर से जुड़ा हुए अंगों के बारे में हमको पढ़ना है, जीव जंतुओं के अंगों के बारे में पढ़ना है ना। चलेंगे। एक कोश के जीव जैसे क्लेमाइडोमोनास, अमीबा इत्यादि सभी जीव क्रियाओं का संचालन, समन्वय तथा उसके नियंत्रण एक कोशिकीय द्वारा होता है। हम बताए थे जैसे अमीबा जो होता है कूट पात का निर्माण करके भोजन को क्या करता है? ग्रहण करता है। एक उसका प्रोसेस होता है, एक नियंत्रित प्रोसेस होता है। अब वो चाहेगा कि हम कूट पात का निर्माण नहीं करे जाएंगे, भोजन के बगल में सटेंगे, चिपक जाएगा, ऐसा होगा? जब तक वो कूट पात का निर्माण नहीं करेगा तब तक उसके शरीर के अंदर भोजन अंतर्ग्रहण नहीं होगा, ठीक है। आगे हुआ, बहुकोश के जंतु में नियंत्रण और समन्वय के लिए अलग अलग तंत्र होते हैं, ठीक है।
अनुवर्तन, पौधे द्वारा बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण कर उनके अनुसार गति को अनुवर्तन या अनुवर्ती गति कहते हैं। ये लिख लेंगे वही वाला पॉइंट, अनुवर्तन। देखिए जल्दी से इसको, अनुवर्तन को। जल्दी लिखिए। हो गया बुआ। अनुवर्तन, पौधे द्वारा बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण कर उसके अनुसार गति को अनुवर्तन, गति को जो अनुसार करता है वह ग्रहण करता है, उसी को क्या कहते हैं? अनुवर्तन या अनुवर्ती गति कहते हैं। ठीक है। अनुवर्तन निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। देखिए, प्रकाश की दिशा में पादप की अनुक्रिया, कभी कभी देखते होगे कि प्रकाश की दिशा में होता है। सूर्यमुखी का पौधा देखोगे, सूर्यमुखी का पौधा देखे हो, जब सूर्य के प्रकाश जिधर होता है वह उधर घूम जाता है, घूम जाता है ना। ठीक, देखेंगे प्रकाश अनुवर्तन, पौधों के अंगों द्वारा प्रकाश की ओर गति को प्रकाशित करते कहते हैं। अब गुरुत्वानुवर्तन, पौधे के अंगों द्वारा गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति को गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। और जलानुवर्तन, पौधे के अंगों द्वारा जल की ओर गति को जलानुवर्तन कहते हैं। ठीक है। अनुवर्तन के 3 प्रकार होते हैं, प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन। ठीक है। अनुवर्तन के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। प्रकाश अनुवर्तन में क्या करेगा? प्रकाश की ओर, जल गुरुत्वानुवर्तन में गुरुत्व बल के कारण जो होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण गुरुत्वाकर्षण की दिशा में हो जाता है, और जलानुवर्तन के कारण जल। ठीक है। अगला है वो पादप हार्मोन, पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं। ठीक है। पादप हार्मोन क्या होता है? अगर तुम लोग से अगर पूछ दिया जाए कि पादप हार्मोन क्या होता है, तो पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए, यानी तालमेल स्थापित करने के रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन कहते हैं। ठीक है। अब रासायनिक पदार्थ क्या हो सकते हैं पौधों में? रासायनिक पदार्थ क्या हो सकते हैं? खनिज लवण, खनिज लवण रासायनिक पदार्थ है ना पौधों के लिए। कहां से प्राप्त करता है? जड़ से। कौन उत्तरदायी है? जाइलम। चलिए आगे, रासायनिक संगठन तथा कार्यविधि के आधार पर पादप हार्मोन को 5 भागों में विभाजित किया गया है। पादप हार्मोन को कितने भागों में विभाजित किया गया है? लिख लेंगे, पादप हार्मोन को रासायनिक संगठन तथा कार्यविधि के आधार पर पादप हार्मोन को 5 भागों में विभाजित किया गया है। पादप हार्मोन को 5 भागों में विभाजित किया गया है। ऑक्सिन, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। 5 का नाम लिख लीजिएगा।
लिख लिया बुआ? इतना लेट ले लिखिएगा तो फिर आगे हम पढ़ाएंगे कैसे? थोड़ा फास्ट लिखिए। देखेंगे ऑक्सीन के कार्य 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। रासायनिक संगठन और कार्यविधि के आधार पर पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहला कौन है? दूसरा कौन है? जिबरेलिन्स। तीसरा कौन है? चौथा कौन है? और पांचवा एथिलीन। तो पहला हम देखेंगे कौन है? ऑक्सीन के कार्य। ऑक्सीन के कार्य यह कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन में सहायक होता है। ऑक्सीन तने के वृद्धि में भी सहायक होता है, ठीक है। यह प्रायः बीज रहित फलों के उत्पादन में भी सहायक होते हैं। यह पौधे के ऊपरी भाग में पाया जाता है। यह कहां पाया जाता है ऑक्सीन? पौधे के। क्वेश्चन अगर पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि ऑक्सीन पौधे के किस भाग में पाया जाता है, ऊपरी भाग में, तो 4 को ऑप्शन दे देगा। ऊपरी भाग, निचला भाग, भीतरी भाग, ठीक है। आइन में से कोई नहीं, तो कौन भाग में होगा? ऊपरी भाग में। कौन भाग में? ठीक है। यह प्रकाश अनुवर्तन के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए बुआ? तो ऑक्सीन से क्या होता है? कौन अनुवर्तन होता है? ऑक्सीन से क्या होता है? प्रकाश अनुवर्तन होता है। क्या होता है? दूसरा है जिबरेलिन्स के कार्य। जिबरेलिन्स यह पौधों के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करता है। स्तंभ किसके? स्तंभ, समझ रहे हो क्या चीज? बोलो, खड़े होके बोलो, बोलो ना। कौन बताएगा स्तंभ की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? हाँ, स्तंभ क्या होता है उसका? हाँ, इसके उपयोग से बड़े आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है। बड़े आकार के फल और फूलों का उत्पादन किया जाता है। बीज रहित फलों के उत्पादन में ऑक्सीन की तरह सहायक होता है। कौन? जिबरेलिन्स भी। बीज रहित फल, बीज रहित यानी कि जिसमें बीज रहित, बीज हो, बीज रहित का मतलब बीज हो, जिसके अंदर बीज हो। किसे क्या हो गया? आम, आम हो गया, जामुन हो गया, कटहल हो गया, ये सब क्या है? बीज रहित का है। अब साइटोकाइनिन के कार्य। साइटोकाइनिन के कार्य ये पौधे के जीर्णता को रोकता है एवं पर्णहरित को काफी समय तक नष्ट नहीं होने देता है। पर्णहरित यानी कि उसका जो हरापन जो होता है पौधों में, उसको नष्ट नहीं होने देता है। तो यह उसके पौधों में जो हरापन आता है किसके कारण आता है? साइटोकाइनिन के कारण आता है। इससे पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताजी बनी रहती है। तो पत्तियां जो है हरी और ताजी किसके कारण रहता है? साइटोकाइनिन के कारण रहता है। किसके कारण रहता है? साइटोकाइनिन के कारण पत्तियों जो है हरा रहता है। अब है एबिसिक एसिड के कार्य। यह ऐसा रासायनिक यौगिक है जिसे किसी भी पौधे पर छिड़कने पर शीघ्र ही पत्तियों का विलगन हो जाता है। यह पत्तियों को मुरझाने और विलगन होने के सहायक होता है। अब देखो, हम लोग जैसे आजकल छिड़काव करते हैं घर पे जंगल का, उसके बाद कभी कभी देखते हो गेहूं में अभी बथुआ, भांग बथुआ को रोकने के लिए करते हैं ना, जिससे क्या हो जाता है? पौधों को, पौधा जो है, पौधा पे असर नहीं होता है, लेकिन जो जंगल होता है, जंगल पे असर हो जाता है, वह मुरझा जाता है और पौधा हमारा ऊपर ग्रोथ कर जाता है। उसमें देखो पौधों के लिए क्या करता है? यह ऐसा रासायनिक यौगिक है जिसे पौधों को छिड़कने पर शीघ्र ही पत्तियों का विलगन हो जाता है, और उस पौधों पर जब छिड़काता है तो उसका विलगन हो जाता है, यानी कि पौधा का पत्तियां मुरझा जाती है, और यह पत्तियों के मुरझाने और विलगन होने में सहायक होता है। मुरझाने से कभी कभी देखोगे कि हम लोग क्या जहर छिड़कते हैं, सुखाने वाला भी, घास को सुखाने वाला छिड़कते हैं ना, ग्लाइसल, ठीक है, उसका स्प्रे करते हैं। अब है एथिलीन के कार्य। यह पौधों के तने के अग्र भाग में बनता है और विस्तृत होकर फलों के पकाने में सहायक होता है। लिख लेंगे, फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में एथिलीन का उपयोग किया जाता है। फलों को कृत्रिम ढंग से रूप से या ढंग से पकाने में एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन कार्बाइड का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन आजकल जो है बहुत सारे फल जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं वो एथिलीन का प्रयोग करते हैं। वह स्प्रे कर देते हैं, कल के देखोगे कि पक जाता है जो फल हो जाता है। सो देखता है आजकल स्प्रे करता है, देखना तुम, जैसे छठ पूजा के समय केला पे स्प्रे कर देता है, केला पे स्प्रे कर देगा, कल के पूरा केला पे पीला पीला हो जाएगा, हो जाता है ना। पपीता पे स्प्रे कर देता है, पूरा पपीता पीला हो जाता है। कच्चा लाता है, उसके स्प्रे कर दिया तो कौन सा होता है? एथिलीन होता है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? एथिलीन का उपयोग करते हैं।
यह ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है बुआ। हाँ, उपयोग करते हैं। अब जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय, जंतुओं के लिए है नियंत्रण और समन्वय। तो पौधे वाला समझ में आया? कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ? ठीक, आगे देखेंगे। जंतु में विभिन्न क्रियाओं के बीच समन्वय और नियंत्रण निम्नांकित दो प्रकार से होते हैं। पहला क्या है? तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय। तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय। तंत्रिका, जंतुओं के शरीर में एक विशेष प्रकार का उत्तक पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका उत्तक, जी सर। तंत्रिका उत्तक कहां पे पढ़ा रहे थे? तंत्रिका उत्तक जिस कोशिका का बना होता है उसे तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। लिख लेंगे, तंत्रिका उत्तक जिस कोशिका का बना होता है उसे न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका उत्तक जिस कोशिका का बना होता है उसे न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका उत्तक जिस कोशिका का बना होता है उसे न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका उत्तक जिस कोशिका का बना होता है उसे न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका उत्तक से तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। किसका होता है बुआ? तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा विभिन्न प्रकार के तंत्रिकाओं से बना होता है। तंत्रिका तंत्र किससे बना होता है? तंत्रिका तंत्र होता है मस्तिष्क, मेरुरज्जु और विभिन्न प्रकार के तंत्रिकाओं से बना होता है। तंत्रिका तंत्र आंतरिक संवेदन या उद्दीपन जैसे प्यास, भूख लगना, रोग इत्यादि बाह्य संवेदन जैसे भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक, विद्युतीय प्रभाव को ग्रहण करने, शरीर के विभिन्न भागों में उनके चालन करने तथा संवेदनाओं का प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए अंगों को प्रेरित करने का कार्य करता है। यानी कि तंत्रिका तंत्र क्या है? भूख लग जाता है, कौन दिमाग तक खबर पहुंचाता है? तंत्रिका तंत्र। ठीक है, प्यास लगा हुआ है, ठीक है, कौन पहुंचाएगा खबर दिमाग तक? तंत्रिका तंत्र। यानी कि तंत्रिका तंत्र जो है यह एक तरह से क्या है? मैसेंजर है, दूतवाहक है। ठीक है, कोई भी चीज का खबर पहुंचाने में कहता है। अगर कहीं मच्छर काट लिया तुरंत दिमाग को इन्फॉर्म करेगा, यहाँ मच्छर हो, देखो देखो कितने मच्छर हो। ठीक है, तो बहुत सारे भौतिक, रासायनिक क्रियाओं या विद्युतीय क्रियाओं के लिए यह क्या होता है? उत्तरदायी होता है। कौन? तंत्रिका तंत्र। चलिए आगे देखेंगे। तंत्रिका कोशिका, यह मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। तो लिख लेंगे, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। आरती है? लिख लें बुआ? देखेंगे, प्रत्येक न्यूरॉन में एक ताराकार कोशिकाएं होता है जिसे साइटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोन से अनेक पतले तंतु निकले होते हैं। इन तंतुओं में से जो अधिक लंबा होता है उसे एक्सॉन कहते हैं। देखो हुआ, यही है तंत्रिका कोशिका का। क्वेश्चन आ जाता है तंत्रिका कोशिका का सचित्र वर्णन करे। लिख लेंगे आप लोग घर से बनाने के लिए। तंत्रिका कोशिका का सचित्र वर्णन करे, यानी चित्र के साथ, सचित्र यानी चित्र के साथ वर्णन करना है तंत्रिका कोशिका के बारे में। आगे हुआ, एक्सॉन बहुत लंबा होता है, वह तंत्रिका तंतु कहलाता है।
कई तंत्रिका तंतुओं के मिलने से तंत्रिका बनता है। ठीक है, बहुत सारे तंत्रिका तंतु के मिलने से क्या बनता है? तंत्रिका बनता है। मनुष्य की मस्तिष्क, ठीक है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है बुआ? 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक ले। ठीक है, मनुष्य के मस्तिष्क का जो वजन होता है, मनुष्य के मस्तिष्क का जो वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। यह जो हो गया वह लड़कियों का होता है, यह जो होता है बॉयज का होता है। हाँ, तन का ज्यादा होता है। हाँ, अभी पढ़ा रहे क्या? तुम कहाँ के बात बोलोगे? अभी पढ़ो पहले। हो गया बुआ? देखो, मस्तिष्क एक अत्यंत महत्वपूर्ण कोमल अंग है ना। हम लोग किसी को जब मारते तो पिछला पोर्शन पे अगर लग जाता है तो उसका क्या हो जाता है? कभी कभी देखो कि वह मर भी जाता है, पीछे के भर अगर गिर जाता है तो मर भी जाता है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसी का होता है, यानी कि मस्तिष्क का ही होता है। तंत्रिका तंत्र के कोई भी चीज को जो खबर होता है वह कहां पहुंचाता है? दिमाग। तो दिमाग फिर खबर देता है कि चीज वहां पे हो रहा है, जिस घटना हो रहा है तुरंत उस पर एक्शन लिया जाए। ठीक है, मस्तिष्क क्रेनियम नामक हड्डी से सुरक्षित रहता है। इन हड्डियों के अंदर मस्तिष्क मेनिजीज झिल्ली से ढका होता है। मेनिजीज और मस्तिष्क के बीच सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा होता है। देख लो भाई, यही है। कभी कभी क्वेश्चन रहता है मानव मस्तिष्क का नामांकन चित्र बनावे। 2 नंबर में पूछा हुआ है, लिख लेंगे। मानव मस्तिष्क का नामांकन चित्र बनावे, बस 2 नंबर में पूछा हुआ है, वो चित्र बना देना है और इसको लिख देना है। मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनावे। देखो, मस्तिष्क को प्रमुख 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क को हम देखेंगे अब। अग्र मस्तिष्क या 2 भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम तथा डाइनेसेफलॉन में बांटा होता है। अगर प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? सेरिब्रम। लिख लेंगे, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम को कहते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम को कहते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम को कहते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम को कहते हैं। सेरिब्रम को कहते हैं। देखेंगे, यह मस्तिष्क का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, यानी कि बुद्धि और चतुराई के लिए किसको जाना जाता है? सेरिब्रम को जाना जाता है। मानव में किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, कार्य करने की प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष, कष्ट का अनुभव कौन कराता है? सेरिब्रम। कहीं डर लग रहा है तो सेरिब्रम के कारण, कहीं अगर खुशी मिल रही है तो किसके कारण? सेरिब्रम के कारण। ठीक है, किसी से घृणा हो रहा है, किसी से प्रेम हो रहा है, तो सब किसका कार्य है? सब सेरिब्रम में है। किसका है उत्तरदायी? सेरिब्रम का। ठीक है, यह मस्तिष्क के अन्य भागों के कार्य पर भी नियंत्रित रखता है, यानी कि और भी काम जो मस्तिष्क का होता है उस पर भी क्या करता है? यह नियंत्रण स्थापित करता है। जिस व्यक्ति में यह औसत से छोटा होता है वह व्यक्ति मंद बुद्धि होता है।
और जिसमें सेरिब्रम छोटा जाता है वो कम दिमाग वाला होता है, मंद बुद्धि होता है, बुर्बक जिसको बोलते हैं। ठीक है, यानी जिसका छोटा जाता है, जिसके पास नहीं होता है वो खाली दिमाग हो जाता है, डब्बा हो जाता है, जैसे तुम। ठीक है, अब है डायनेसफोलॉन। यह कम या अधिक ताप के आभास या दर्द और रोने जैसे क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्या काम है इसका? दर्द हो अगर कहीं हो रहा है, या किसका काम है? डायनेसफोलॉन का काम है। कहीं अगर हम रो रहे हैं तो इसमें भी किसका भूमिका है? ठीक है, अब है मध्य मस्तिष्क, यानी बीच वाला जो होता है, यह संतुलन एवं आंख की पेशियों को नियंत्रित करने का केंद्र होता है। ठीक है, आंख की पेशियों को कहां से नियंत्रित होता है? तो मध्य मस्तिष्क से। लिख लेंगे, आंख की पेशियों को मध्य मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आंख की पेशियों को मध्य मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आंख की पेशियों को मध्य मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आंख की पेशियों को मध्य मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नियंत्रित किया जाता है। अब पश्च मस्तिष्क सब हुआ, कल हम पढ़ा देंगे। ठीक है, पश्च मस्तिष्क के बारे में हम कल पढ़ाएंगे। और हाँ, आप लोग इसको जाके YouTube पे इसको देखिए। ठीक है, YouTube पे है ना, सब्सक्राइब किया है ना? कौन कौन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है? यही है YouTube चैनल @KSC भाई। इसको पे जाके इस पे आप मिल जाएगा वीडियो, लाइक सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए। ठीक है, क्या हुआ? हाँ, देखे हैं, बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, हाँ, उसको पॉज कर दो।